bfsi.com के YouTube चैनल पर कुछ दिन पहले एक चर्चा हुई थी और उन्होंने वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के कुछ स्पेशलिस्ट के साथ में चर्चा की थी बजट 2023 के ऊपर जो कि आने वाला है। तो उसमें कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू कुछ बातचीत हुई थी। तो वो क्या बातचीत हुई थी? रिसेशन का खतरा है, इन्फ्लेशन हर जगह बढ़ा हुआ है। तो अच्छी बात यह है कि शायद ये मोदी सरकार का जो दूसरा टर्म है उसका ये अंतिम बजट होगा। ये इंश्योरेंस का जो मतलब लोग समझते थे कि एटीसी मतलब इंश्योरेंस, वो अब खत्म हो गया है। हमारे देश में पेंशन की व्यवस्था सही ढंग से नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस में लोग अपने हेल्थ के लिए ले रहे हैं, उसमें भी आप 18% टैक्स ले रहे हैं। ये जो बजट 2023 के बारे में जो वीडियो बना उसमें कॉर्पोरेट को लेकर कॉर्पोरेट प्रोस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू क्या चर्चा हुई थी। तो चलिए दोस्तों, इंश्योरेंस वर्ल्ड दिस वीक में एक बार फिर से मैं रंजीत सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों में इंश्योरेंस की दुनिया में कौन सी ऐसी खबरें थी जिन पर चर्चा करना जरूरी है, उन्हीं खबरों में से एक खबर पर चर्चा करने के लिए अब मैं बुलाने जा रहा हूं मिस्टर मनोज पांडे जी को। मनोज पांडे जी, मैं आपका इंश्योरेंस वर्ल्ड दिस वीक के आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार। थैंक यू रंजीत जी। वेलकम वेलकम। मनोज पांडे जी, bfsi.com में जनरली हम लोग जो है न्यूज़पेपर को हम लोग जो खबरें हैं उसको चर्चा करते हैं, लेकिन bfsi.com के YouTube चैनल पर कुछ दिन पहले एक चर्चा हुई थी और उन्होंने वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के कुछ स्पेशलिस्ट के साथ में चर्चा की थी बजट 2023 के ऊपर जो कि आने वाला है फरवरी महीने में। उसके ऊपर उन्होंने कुछ चर्चा की। अब ये चर्चा जो हुई उसके ऊपर मैं चाहता हूं कि आप जो है उसको डिटेल में बताएं। तो उसमें कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू कुछ बातचीत हुई थी, तो वो क्या बातचीत हुई थी उसको थोड़ा डिटेल में अगर आप हमें समझाएं तो बेहतर होगा। रंजीत जी, बजट सालाना एक्सरसाइज होता है जो सरकार अपने आमदनी और खर्च का हिसाब देती है। तो ब्रॉडली जो खर्च होता है वो प्लान्ड और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर पे होता है, और जो आमदनी होती है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस से ही होती है। और इन दोनों के बीच में अगर कोई गैप होता है तो उसको हम लोग फिजिकल डिफिसिट कहते हैं, जिसके लिए सरकार को फिर से मार्केट से लोन लेना पड़ता है। तो इसके पहले कि हम लोग इंश्योरेंस सेक्टर, उस पर थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड देना चाहूंगा कि हमेशा ये उम्मीद की जाती है कि फिजिकल डिफिसिट कम से कम रहे, और भारत सरकार का एक अपना एक्सपेक्टेशन है कि हमें किसी भी कीमत पे से 3.5% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसके लिए एक फिजिकल कमेटी भी बनी हुई है। लेकिन पिछले 3 सालों में कोरोना ने ये सारी चीजों को बहुत ही डिस्टर्ब कर दिया, और जब कोरोना आया तो इतना स्टिमुलस देना पड़ा, लोगों को खाना देना पड़ा, बहुत सारे खर्च हुए कि ये पूरा गड़बड़ हो गया। तो फिर उसको रीअलाइन किया गया कि हमें घटा करके फिर वापस लाना है। तो इस साल का जो टारगेट है कि 6.5 के आसपास होना चाहिए। तो जब अच्छा। मंत्री महोदय आएंगी पार्लियामेंट में, उनके हाथ थोड़े बंधे हुए हैं। एक तो बहुत खर्च नहीं कर सकती एक्सेस, क्योंकि वो जो डिसिप्लिन मेंटेन करना है उसको वापस लाना है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि ऑलरेडी जियो पोलिटिकल सिचुएशन बुरे हैं, अभी भी लड़ाई चल रही है। बाहर के हर देशों में रिसेशन का खतरा मंडरा रहा है। ऑलरेडी 2-3 दिन से माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसे कंपनियों ने लोगों को बाहर निकाला है। तो रिसेशन का खतरा है, इन्फ्लेशन हर जगह बढ़ा हुआ है। तो एक साइड कुआं खाई वाली बात है। अगर खर्च नहीं करती हैं तो हमारे यहाँ भी रिसेशन आ सकता है। ज्यादा खर्च करती हैं तो जो टारगेट उनको मिला हुआ है पार्लियामेंट या कमेटी के द्वारा वो ब्रेच कर सकती हैं। लेकिन सबसे आशा की बात यह है, अगर हम लोग अपने स्वार्थ के हिसाब से सोचे तो अच्छी बात यह है कि शायद ये मोदी सरकार का जो दूसरा टर्म है उसका ये अंतिम बजट होगा। क्योंकि अगला बजट जो अप्रैल मई में मार्च में आएगा, फरवरी में आएगा, वो पूरा बजट नहीं होगा क्योंकि इलेक्शन ड्यू है। तो ये एक उम्मीद बनती है कि शायद लास्ट ईयर में कुछ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से आम जनता के लिए कुछ कंसेशन की उम्मीद की जा सकती है। ये एक आम एक्सपेक्टेशन है। और जो आपने पैनल डिस्कशन का रेफरेंस दिया, मैंने उसको पूरा सुना है और वो बहुत ही अच्छा पैनल डिस्कशन था। और उसमें जो बातें हुई हम उसी को रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात आपने पूछा कि कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें क्या क्या डिस्कशन हुआ। तो देखिए, कस्टमर तो एक ही चीज देखता है कि हमारा जो सेक्शन 80C है, जो दुर्भाग्य से पिछले 8 सालों से सेम है। दुनिया कस्टमर या आम जनता के पॉइंट ऑफ व्यू? मनोज आम जी, जनता आम जनता पॉइंट ऑफ कस्टमर व्यू। पॉइंट ओके, ऑफ व्यू हम क्या उम्मीद कर रहे हैं। करेक्ट। तो जो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम में जो टैक्स रिबेट मिलता है वो सेक्शन 80C से डील होता है, और ये पिछले 8 सालों से 1.5 लाख रुपया के ऊपर ही फिक्स है।
15-20 साल पहले इसमें केवल इंश्योरेंस और पोस्ट ऑफिस के सेविंग डिपॉजिट होते थे। बाद में उसमें बहुत सारी चीजों को ऐड कर दिया गया, पीएफ आ गया है उसमें, पहले से भी पीएफ था, बाद में इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है, हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो हो जाता है, बैंक का फिक्स डिपॉजिट। इतना क्लटर हो गया है कि जो इंश्योरेंस का जो मतलब लोग समझते थे कि एटीसी मतलब इंश्योरेंस, वो अब खत्म हो गया है। और ये जो मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख है वो 8 साल से सेम है। तो कस्टमर का तो पहला एक्सपेक्टेशन इसी साल का नहीं है, हर साल हम उम्मीद करते हैं इसको बढ़ा करके कम से कम 2.5 लाख 3 लाख तक किया जाए ताकि लोगों को फायदा मिले। तो पहला तो उम्मीद ये है, और उम्मीद की जाती है कि शायद, क्योंकि चुनावी माहौल होने जा रहा है, शायद ये मिल जाए। दूसरा ये है कि सरकार ने जरूर हेल्प किया, पिछले 3-4 साल 5 साल पहले से किया होगा, कि मेडिकल इंश्योरेंस के लिए उन्होंने एक अलग सेक्शन क्रिएट किया, जहां के नियम ये है कि अगर आप अपनी फैमिली में मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं तो 25,000 तक का टैक्स इंसेंटिव है, और अगर आप अपने माता पिता के लिए भी लेते हैं तो वो 40,000 का लिमिट है। कोरोना के समय में आपने देखा कि मतलब क्या स्थिति थी, तो लोगों ने अब मेडिकल इंश्योरेंस लेना शुरू कर दिया। मैं ये नहीं कहता कि वो टैक्स के लिए लेते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट तो बढ़ी है। और ये जरूरी भी है कि हमें लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। तो लोगों की ये भी उम्मीद है कि चूंकि हेल्थ इन्फ्लेशन भी बढ़ा, जो पहले प्रीमियम मानिए 20-25 हजार होता था, आज वही व्यक्ति 2-3 साल कोरोना के बाद वो 40,000 प्रीमियम दे रहा है। तो एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशन है कि ये जो हेल्थ इंश्योरेंस वाला जो सब सेक्शन है उसमें भी इसका इंक्रीज करके कम से कम 50,000 के आसपास किया जाए। तीसरा है जो कि एक बहुत ही जेन्युइन डिमांड है, और सरकार ने अच्छा काम किया, क्योंकि हमारे देश में पेंशन की व्यवस्था सही ढंग से नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क नहीं है, जो कि विदेशों में होता है कि अगर आप कमा रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, तो जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो सरकार एक लिमिट तक आपको हेल्प करेगी। मैं आज 30 साल से इनकम टैक्स दे रहा हूं, जब से मैंने क्लास 1 जॉब ज्वाइन किया, चाहे जो भी था, शुरू में तो 2-3 हजार रुपए ही टैक्स लगते थे, आज तो एक अच्छी खासी रकम मैं देता हूँ। लेकिन रिटायरमेंट के बाद मुझे सरकार से 1 रुपया नहीं मिलने वाला है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा ये बुरा लगता है। एनीवे, तो सरकार ने कोशिश किया कि लोग खुद अपनी पेंशन की व्यवस्था करें। उसके लिए एनपीएस में, न्यू पेंशन सिस्टम में, इंडिविजुअल के लिए 50,000 प्रीमियम के लिए एक अलग से सेक्शन का प्रावधान किया गया। 1.5 लाख तो पहले है लाइफ इंश्योरेंस के लिए, 25,000 या 40,000 हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, और 50,000 के लिए वो जो लिमिट है वो केवल एनपीएस के लिए है। तो लोगों की डिमांड ये है कि भाई एनपीएस इज वन ऑफ द वे ऑफ मेकिंग आवर पेंशन। हम म्यूचुअल फंड के पेंशन स्कीम खरीद सकते हैं, हम एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस के पेंशन प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो इट शुड बी अलाउड टू ऑल द पेंशन प्रोडक्ट, इट शुड नॉट रिमेन एन एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द एनपीएस। और ये बहुत ही जेन्युइन है, और उस पैनल डिस्कशन में लोगों ने कहा, तो ये मेरा भी मानना है, और मैं मुझे अच्छा लगा कि ये बात आ रही है। तो एक ये डिमांड है। दूसरा जो सबसे क्रूशियल डिमांड है, जो कि हालांकि बजट से उसको एड्रेस नहीं किया जा सकता है, वो है जो हमारे ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है, जीएसटी रेट। देखिए, जीएसटी तो लगना चाहिए, बिना टैक्स का तो देश दुनिया नहीं चलेगा, लेकिन जीएसटी में भी अलग अलग स्लैब है, आपको मालूम होगा, 5%, 12%, 18%। इंश्योर, हाँ, लग्जरी आइटम पे और ज्यादा भी है। हम जो इंश्योरेंस लेते हैं उसमें भी खास करके जो रियल रिक्वायर्ड इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस, प्रोटेक्शन, हेल्थ इंश्योरेंस, उस पर हमें 18% टैक्स देना पड़ता है। अब ये है कि इसके लिए तो लोग, मतलब अच्छे अच्छे अधिकारी लोगों ने काफी प्रोटेस्ट भी किया है। मैंने भी एक बार, मुझे मौका मिला था अपने इंस्टीट्यूट में, तो अधिकारी आए थे, मिनिस्टर साहब आए थे, मैंने उनसे भी क्वेश्चन किया था कि भाई ये तो मतलब क्या है, बहुत एग्जॉर्बिटेंट है। ठीक है, लेना है तो 5% ले लीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस में लोग अपने हेल्थ के लिए ले रहे हैं, उसपे भी आप 18% टैक्स ले रहे हैं। लेकिन खैर ये बजट में नहीं आ पाएगा, लेकिन प्रेशर तो बनना ही चाहिए, क्योंकि जीएसटी के रेट को घटाने बढ़ाने की जो अथॉरिटी है वो जीएसटी काउंसिल करती है। ठीक है, गवर्नमेंट का उसमें इंटरफेरेंस होता है, लोगों का प्रेशर होता है, बजट में तो खैर ये नहीं आएगा। और दूसरा है कि ये भी ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो हमें पेंशन प्रोडक्ट से जो पेंशन मिलता है, एन्युटी मिलती है, यानी जब मेच्योरिटी हो गई, आदमी बूढ़ा हो गया, तो वहां जिसे वो एनपीएस से मिले या इंश्योरेंस पॉलिसी से मिले, कहीं ना कहीं एन्युटी को अगर टैक्स फ्री किया जाए टू ए सर्टेन एक्सटेंट, मैं ये नहीं कहता कि भाई बहुत करोड़पति लोग होंगे उनकी उनका तो पेंशन भी लाखों रुपया हो, लेकिन जो एक आम जनता को थोड़ा सा और रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। मे बी अगर इनकम टैक्स स्लैब ही बढ़ा दिया जाए जो आज के डेट में है, तो शायद वो चीजें कवर हो पाएंगी। तो ये 4-5 चीजें थी जो एक्सपर्ट लोगों ने, जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट थे, उन्होंने अपनी राय जाहिर की उस पैनल डिस्कशन। परफेक्ट परफेक्ट। तो ये जो बातें थी ये प्योरली इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू थी।
करेक्ट। फ्रॉम इंडिविजुअल कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, हम और आप इंडिविजुअल, जैसे लोगों एक के आम पॉइंट ऑफ इंसान व्यू। के एक पॉइंट ऑफ व्यू थी। चलिए, ये जी। तो बातें हो गई एक आम इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कॉरपोरेट का, अगर उस पर भी कुछ चीजें लागू होती हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो bfsi.com का जो यूट्यूब में वीडियो बना है, उसमें कॉरपोरेट को लेकर, ये जो बजट 2023 के बारे में जो वीडियो बना, उसमें कॉरपोरेट को लेकर, कॉरपोरेट प्रोस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू क्या चर्चा हुई थी, उसके ऊपर भी थोड़ी रोशनी डाली। एक तो उम्मीद ये है, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि सेकेंड राउंड ऑफ रेगुलेटरी चेंजेस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं, काफी तेजी से हो रहे हैं। बहुत सारे प्रपोजल ऑलरेडी IRDA के गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजों को क्लियर कर भी दिया या हो भी जाएगा। बजट से इसमें सीधा उम्मीद नहीं की जा सकती है एज सच, क्योंकि वो समय समय पर होता भी रहा है। एक पॉइंट जो मेंबर IRDA के लाइफ के रहे हैं नीलेश साठे सर ने, उन्होंने एक बड़ा ही मतलब मेरे लिए भी वो न्यूज टाइप ही था। उन्होंने ये बताया कि इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर जो कॉर्पोरेट टैक्स लगता है उसका रेट अलग होता है। नॉर्मली हमारे यहाँ रेट जो है डिफरेंट कैटेगरी में 35 से 25 के बीच में डिपेंडिंग अपॉन सेस वगैरह लगा करके होता है। इंश्योरेंस, खास करके लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में जो टैक्स लगता है वो 12% लगता है, एंड दैट इज सपोज टू बी ऑन देयर सरप्लस। उनका ये कहना था कि ये 12% जो टैक्सेबिलिटी है और इंश्योरेंस कंपनी, ये पिछले कई सालों से लगा हुआ है। जब कॉर्पोरेट टैक्स 70%, 65%, 60% हुआ करता था, तो जब पिछले 20-25 सालों में कॉर्पोरेट टैक्स 70 से घट करके 30 पे आ गया है, 25 पे आ गया है, तो ये बट नेचुरल है कि इंश्योरेंस कंपनी भी ये उम्मीद करेंगे कि उनका जो टैक्सेबिलिटी है 12%, वो भी घटा करके आप 6 कीजिए, 6 नहीं करते हैं तो 8 कीजिए, 9 कीजिए, कुछ तो कंसेशन दीजिए। तो एक तो ये बात थी, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और उन्होंने बहुत सही बात बताई कि देखिए यही एक कारण है शायद, जिसके कारण कि पिछले 10 सालों में इन स्पाइट ऑफ की FDI लिमिट 26 से 49 किया गया, 49 से 74 किया गया, नॉट ए सिंगल आउटसाइड कंपनी हैज वेंचर्ड इनटू इंडियन टेरिटरी। कोई नई कंपनी नहीं आई है लाइफ इंश्योरेंस में, क्योंकि लोग, भाई कोई भी कंपनी आएगी वो कमाने के लिए आएगी, ठीक है, बाकी चीजें तो होती रहेंगी, उनको भी तो इनकम चाहिए। ये जो टैक्स रेट है शायद वर्ल्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट है, एंड दिस इज वन ऑफ द डिटरेंस ऑफ दैट इट इज नॉट परमिटिंग फॉरेन इन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी टू कम। IRDA के चेयरमैन साहब ने रोड शो टाइप भी कुछ किया था। वो चाहते थे कि अमेरिकन कंपनी आए, क्योंकि उनका ही मैंने स्टेटमेंट मुझे याद है, उन्होंने बताया था कि टॉप 50 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में जो यूएस में काम करती है, केवल 4 का प्रेजेंस इंडिया में है, जबकि अगल बगल के देशों में, बर्मा में और श्रीलंका में और साउथ ईस्ट एशिया में 15-15 कंपनियां हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो दिक्कत है ना। तो ये पॉइंट नीलेश साठे साहब ने हाईलाइट किया। और दूसरा साठे सर का ही पॉइंट था कि अभी क्या हो रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में जो इंश्योरेंस एक्ट सेक्शन 26 है, वो डिक्टेट करता है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों का इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा। खास करके जो ट्रेडिशनल पॉलिसियां हम कहते हैं, जो कि 90% बिकती है इंडिया में, और वहां ये डिक्टेट है कि कम से कम 50%, ज्यादा तो होती ही है, कम से कम 50% इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सेक्टर में ही होना चाहिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ही होना चाहिए। बाकी 25% फिर गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी और स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड में। कुल मिलाकर के आप यूं समझिए कि 75 से 80% पैसे का इन्वेस्टमेंट आइदर सरकार, केंद्र सरकार की अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, या केंद्र सरकार के अप्रूव्ड जो PSUs वगैरह होते हैं उसमें जाता है। अब ये कंपल्सन है। एक तरह तो आप कहते हैं कि compete करो, म्यूचुअल फंड से compete करो, NPS से compete करो, उनके यहाँ इस तरह का कोई रेगुलेशन नहीं है, उनके यहाँ कस्टमर के चॉइस पे इन्वेस्टमेंट होता है। जबकि आप लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए डिक्टेट करते हो कि 70% पैसा आप मुझे ही दो, और वहां इंटरेस्ट रेट घट रहा है। तो अगर हम कंपटीशन लाना चाहते हैं, तो ये उम्मीद की जाती है कि शायद सरकार इसमें थोड़ा विचार करे। ठीक है, ये बजट में नहीं आएगा, क्योंकि इंश्योरेंस एक्ट से आएगा कि 26 को अमेंड करना पड़ेगा, क्योंकि यह प्रेशर तो बनना ही चाहिए। तो ये दो चीजें आई थी उसमें, और कुछ और भी सुझाव थे। ये पांडे एक जी, सुझाव ये जो आपने बात कही कि इंश्योरेंस कंपनी को जो 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 उनकी स्कीम्स का इन्वेस्टमेंट है, करीबन 75 से 80% वो गवर्नमेंट में ही करना पड़ता है, यस, दैट इज गवर्नमेंट डिक्टेट। बॉन्ड्स में करना पड़ता है। तो ये कौन से स्कीम्स की बात कर रहे हैं आप? जो नॉर्मल ट्रेडिशनल प्लान होते हैं उसकी बात कर रहे हैं, या यूनिट लिंक ट्रेडिशनल में प्लान की बात? होता है, ट्रेडिशनल में होता है कि आप, बिल्कुल है
कि नॉट लेस देन 50% इन सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, नॉट लेस देन 75 इंक्लूडिंग दैट 50 इन गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी एंड स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, नॉट लेस देन, मतलब आप मिला के चलो, ठीक है मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम, 75 से 80% जो इन्वेस्टमेंट है दैट गोज इन द गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, उससे हमें सिक्योरिटी सेफ्टी मिलती है, लॉन्ग टर्म हमें एक स्टेबिलिटी भी मिलती है, लेकिन कम रिटर्न भी तो मिलता है। अब देखिए पेंशन प्लान जो बिकते हैं वो बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंडरलाइंग ही होते हैं। अभी हाल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1952 का गवर्नमेंट बॉन्ड जारी किया, यानी 30 साल का बॉन्ड जारी किया था, जिसमें कूपन रेट माने इंटरेस्ट रेट लगभग 7.7 के आसपास था जहां तक मुझे याद है। अब इस तरह के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट केवल इंश्योरेंस कंपनियां ही कर सकती हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां, क्योंकि उनको उसी तरह से रिटर्न अपने कस्टमर को भी अगले 25 साल तक देना है। लेकिन ये जो कंपल्सन है 70-80% का, उसमें रिलैक्सेशन की बात मतलब महोदय ने किया था उसमें। और एक और जो अच्छी बात हुई, मुझे भी बहुत अच्छा लगा इस सेंस में, कि देखिए 1952 में मतलब देश आजाद हुआ 47 में, और 52 में प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ बनाया गया। अच्छी कदम थी उस जमाने में कि भाई जो भी आदमी 20 से ज्यादा इंप्लॉय अपने पास रखेगा उनको पीएफ का मेंबरशिप लेना कंपलसरी है। और उस पीएफ ने बहुत अच्छा काम किया, उस जमाने में वही इंस्ट्रूमेंट था, गवर्नमेंट की बैकिंग थी, गवर्नमेंट का सपोर्ट था। समय के साथ चीजें लिबरलाइज हुई हैं। आज पेंशन, पर्पस क्या था ईपीएफओ का? पेंशन देना, रिटायरमेंट के समय लमसम पैसा देना या पेंशन की व्यवस्था करना। आज बाकी इंस्ट्रूमेंट भी मार्केट में अवेलेबल है। लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है, गवर्नमेंट बैक्ड नेशनल न्यू पेंशन स्कीम है जिसमें इंडिविजुअल अपना कर सकता है, कॉर्पोरेट अपना कर सकता है, म्यूचुअल फंड से लोग फंड को कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं। तो वहां एक सजेशन था, ये जो कंपलसरी है कि प्राइवेट सेक्टर वालों को ईपीएफ लेना ही लेना है, कंपल्सन तो आप रखिए कि लेना तो है, लेकिन परहैप्स टाइम हैज कम व्हेन वी शुड थिंक ऑफ गिविंग देम ए चॉइस। या तो आप ईपीएफओ रखिए या आप एनपीएस रखिए, ये चॉइस मिलने का शायद अब समय आ गया है। ये बहुत अच्छा सुझाव एक महोदय का था जो कि कोटक पेंशन फंड से थे। और एक सुझाव और भी था कि जब ये कोरोना के समय में जो जो भी लोग एनपीएस में गए हैं उसमें सरकार 12% अपना कंट्रीब्यूशन देती है ना। तो कोरोना के समय में सरकार ने ये डिसाइड किया था कि हमारा कंट्रीब्यूशन 14% होगा, जबकि प्राइवेट सेक्टर में कंपलसरी केवल अभी भी 10% रखा गया है। उनका सजेशन था कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग को देखते हुए प्राइवेट सेक्टर में भी ये जो कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है इसको थोड़ा और इंप्रूव किया जाए। तो 2-3 सजेशन तो ऐसे हैं जो बजट में नहीं आएंगे, बजट के थ्रू नहीं आ सकते हैं, लेकिन यस स्ट्रक्चरल चेंज की जब हम बात करते हैं तो शायद ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं गोइंग फॉरवर्ड। परफेक्ट परफेक्ट। तो एक तो इसमें आपने बात कही पांडे जी, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू आपने जो चीजें बताई वो तो चलो समझ में आई, लेकिन ये जो कॉरपोरेट प्रोस्पेक्टिव आपने जो बातें कही, तो हम जस्ट मेरे एक्सप्लेनेशन के लिए और हमारे ऑडियंस के एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर ये सब चीजें लागू होती हैं, जैसे कि आपने बताया कि कॉर्पोरेट टैक्स अगर इंश्योरेंस कंपनी का 12% से कम होता है, या फिर इंश्योरेंस कंपनी का 75% से कम हो जाता है इन्वेस्टमेंट, या फिर ये जो चीजें आपने बताई कॉर्पोरेट से रिलेटेड, अगर इन पे कुछ बजट में या गवर्नमेंट इन पे कुछ काम करती है तो इसका आपके हिसाब से आम जनता को भी इसका फायदा हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक सो? इसका तो सबसे बड़ा असर होगा कि जो कंपनियां इंडिया में नहीं आ रही हैं पिछले 10 सालों से, हालांकि कुछ कंपनी भी पाइपलाइन में है, लेकिन ये जो जो इंडिया एज ए अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन वाली बात जो आज से 20 साल पहले थी, कि जब हम क्राइसिस में थे और आईएमएफ ने डिक्टेट किया था इस उम्मीद में कि इंडिया का इंश्योरेंस सेक्टर खुलना चाहिए, बाद में अब उतना प्रॉफिटेबल नहीं रहा। कुछ कंपनियों ने तो इंडिया मार्केट छोड़ दिया। तो इंडिया, हम सरकार कहती है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंडिया शुड बी कॉम्पिटिटिव, लेकिन अभी जो रूल रेगुलेशन कम से कम लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में है, दे आर डिटरेंस, जिसको बोलते हैं ना, एंट्री बैरियर हाई है। बाहर की कंपनियों को इंडियन मार्केट आज के डेट में वो प्रॉफिटेबल नहीं लग रहा है, अपना वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती हैं। तो ये सब चीजों से जो हम उम्मीद कर रहे थे कि नया रेगुलेशन आने से बहुत कंपनियां आएंगी, सब कंपनियां मेहनत करेंगी, हमारा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ेगा, वो नहीं हो रहा। भाई अगर उसको प्रॉफिटेबल नहीं लग रहा तो वो नहीं आएगी। तो कंपनियां आएंगी तो कंपटीशन बढ़ेगा, नए प्रोडक्ट आएंगे, कोई कंपनी आएगी तो कहीं ना कहीं जहां पोटेंशियल उसको दिखता है वहीं पहले जाएगी। तो अगर ये सब चीजें होती हैं तो ये उम्मीद की जाती है कि कंपनियां ज्यादा खर्च भी करना पसंद करेंगी। अगर मेरी आमदनी बढ़ जाएगी
तो मैं शायद ज्यादा इन्वेस्टमेंट, ये जो एग्जिस्टिंग कंपनियां हैं वो भी थोड़ा ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगी, नई कंपनियां तो आएंगी ही आएंगी, तो कंपटीशन मार्केट में बढ़ेगा और पेनिट्रेशन को अचीव करने में, दूर बहुत दराज बढ़िया, तक पहुंचने में हेल्प करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो पांडे जी, एक तो हमें एपिसोड बनाना है जो कि पोस्ट बजट बनाएंगे, जहां पर बजट में क्या हुआ एक्चुअल वो हम दिखाएंगे। हाँ लेकिन बिल्कुल। प्री बजट भी हमारा जो एपिसोड बना वो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया बना। हमें एक बहुत अच्छा फ्रेम मिल गया है कि हमें जो पोस्ट बजट जो बातचीत करनी है या जो चीजें समझनी है, वो जो हमारी ऑडियंस है उनको भी पोस्ट बजट समझने में बहुत आसानी होगी। ये जो हमारी चर्चा हुई, बहुत बढ़िया मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तो पूरा वो पैनल सुना, और बाकी जगह भी यही सब चीजें घूम फिर के आ रही हैं। करेक्ट क्योंकि देखिए करेक्ट। क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन जो है वो कॉमन है, वो चाहे न्यूज आइटम हो या पैनल डिस्कशन हो, ये तो भी चलता रहेगा, 1 तारीख करेक्ट। तक ये सिलसिला चलता रहेगा, और हम पाएंगे कि घूम फिर के यही बातें हर प्लेटफॉर्म पे होंगी। एब्सोल्युटली ये करेक्ट, जरूरी था, और मैं पर्सनली भी 2-3 चीजें मैंने खुद सीखा, टू बी ऑनेस्ट, इस एक्सरसाइज के लिए। सो थैंक यू वेरी मच कि आप मुझे मोटिवेट करते रहते हैं कि मैं कुछ करूं। तो और पांडे जी, ये कुछ नई चर्चा की हमने और हमारे दर्शकों को एक नई चीज और मिली, वो है आपका नया लुक। भाई दिल्ली में बहुत ठंड है, तो मैं तो दिल्ली में हूँ, आप बॉम्बे में हैं, तो दोनों का अंतर दिखना चाहिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो चलिए, थैंक यू बहुत वेरी बहुत मच धन्यवाद एवरी। पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। या BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।